रेनेटस वेलनेस के वेट मैनेजमेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी साइंस है। एक आपको समझने वाली चीज़ है कि वेट मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेट मैनेजमेंट अगर हम ना करें तो उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि हमें वेट मैनेजमेंट की वाकई में ज़रूरत है या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी उनको लॉस ऑफ स्टैमिना हो जाता है। कभी उनको लगता है कि उनका स्टैमिना कम हो गया। पहले जितना वो मेहनत कर पाते थे, पहले जितना वो दौड़ पाते थे, पहले जितना मतलब मशक्कत कर पाते थे, हार्ड वर्क कर पाते थे, अब उतना नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग होती है मील्स के बाद। ऐसा लगता है कि यहाँ पर खट्टी डकारें आ रही है, या मतलब उनको बार बार डकारें आ रही हैं। तो या फिर एसिडिटी होती है फूड पाइप में। ये भी मतलब वेट गेन का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा नींद आने में दिक्कत हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सो जाएं। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे बैठे ही सो जाते हैं, ऐसे बैठे बैठे सो जाते हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, दिल्ली मेट्रो में देखा है, और भी बहुत सारी जगहों पे देखा है, कैलकाटा में देखा है कि लोग बैठे बैठे ही सो जाते हैं। इसके अलावा रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, लोगों को प्रजनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिक्कत आती है, या फिर उनका जो टाइम है वो लंबा नहीं हो पाता, वो बहुत ही जल्दी मतलब क्लाइमैक्स हो जाता है। तो ये भी वेट बढ़ने या वेट घटने की वजह से ये समस्या आ सकती है। भूख का बढ़ जाना या भूख का बहुत कम हो जाना भी वेट बढ़ने या वेट घटने के सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। कभी कभी वेट बढ़ने या घटना अगर हार्मोनल कारण से हो तो इरिटेबिलिटी हो सकती है। लेथर्जी यानी कि बहुत आलस आलस हो सकती है, ये भी वेट बढ़ने की वजह से हो सकता है। कि किसी को अगर वेट जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो उनको आलसपन ज्यादा होती है। या इरेगुलर ब्लड शुगर, अगर वजन बढ़ गया तो वजन के बढ़ने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को ब्लड शुगर हो सकता है। मतलब कहते हैं डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, बट मुझे लगता है वेट मैनेजमेंट अगर आप ना करें तो अगर हमारा वेट घट जाए या वेट बहुत ज्यादा जरूरत से बढ़ जाए तो वो डायबिटीज को भी जन्म दे सकता है। तो ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर के बढ़ने घटने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आप देखिए हमारे शरीर के अंदर एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट्स सेल को फैट सेल्स कहते हैं। अब जब फैट सेल की मात्रा शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो शरीर को उसको भी ब्लड सप्लाई देनी पड़ेगी। और शरीर उसको ब्लड सप्लाई देगा तो हार्ट, लिवर, किडनी, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब ऑर्गन्स डबल मेहनत करेंगे तो जरूरत से पहले ही वो पुराने हो जाएंगे, जरूरत से पहले ही वो मतलब दम तोड़ देंगे, या जरूरत से पहले वो मतलब ज्यादा वर्कड अप हो जाएंगे। तो हमारे ऑर्गन्स की एजिंग बड़ी तेज हो जाती है अगर हम वेट हमारा बढ़ जाए या वेट जरूरत से ज्यादा घट जाए तो। इसके अलावा हमारी हड्डियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा वजन पड़ता है। मान लीजिए जो मोटे व्यक्ति हैं उनकी हड्डियां मोटी हैं क्या? उनकी हड्डियों का ढांचा भी वही है, उनकी हड्डियों का साइज भी वही है। अगर आप स्केलेटन देखें, मतलब अगर हड्डियों का ढांचा देखें तो आप देखेंगे हर किसी का हड्डियों का ढांचा सेम है। हड्डियों के ढांचे में कोई मोटा या पतला नहीं है। वो अपने शरीर में फैट और मसल्स की वजह से मोटा या पतला हो रहा है। तो हड्डियों का ढांचा तो वही है। हड्डियों का ढांचा वही होने की वजह से मतलब उसी हड्डियों के ढांचे को ज्यादा वजन उठाना पड़ रहा है। तो हड्डियों के ऊपर और हमारे जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इसके अलावा लिवर की, हार्ट की या किडनी की डिजीज हो सकती है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। क्योंकि इन ऑर्गन्स को ज्यादा फिल्टर करना पड़ता है, इन ऑर्गन्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बहुत ज्यादा फैट के साथ। क्योंकि जो फैट सेल्स आपके शरीर में स्टोर हाउस का काम करते हैं, कि ये शरीर को लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो स्टोर को यूज करेंगे, लेकिन वो जरूरत जल्दी से आती नहीं है। और उस सेल को, वो फैट सेल को जिंदा रखने के लिए उसको ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो जब उसको ब्लड सप्लाई दी जाती है, अब मान लीजिए आपके ही घर में अगर 4 लोग रहते हैं और आपके घर में 6 मेहमान आ जाए, तो उस 6 मेहमान को खाना खिलाने के लिए आपके घर का राशन तो जो 30 दिन चलता था वो शायद 12 दिन में ही खत्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ही खत्म हो जाए। तो ये समस्या शरीर के साथ भी आती है कि शरीर को भी उस फैट सेल को, जो कि मेहमान के तौर पे शरीर में आकर बैठ गया है, जो कि उसे होना नहीं चाहिए था वहाँ, तो वो लंबे समय तक आकर बैठ जाता है। तो उसको ब्लड सप्लाई देनी पड़ती है, उसको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से
बहुत तेजी से शरीर का डिटीरियरेशन होता है। इसके अलावा हार्मोनल असुविधाएं भी बहुत सारी होती है। वो खास करके महिलाओं में पीसीओडी या पीसीओएस या थायराइड जैसी समस्याएं होती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। अगर आपका वजन थोड़ा बढ़ गया है या मेटाबॉलिक कारण से, तो आप जब जूता बांधने के लिए, आप जब नीचे झुकेंगे जूता पहनने के लिए, तो आप जब उठेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगी। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि आपका वेट जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। अब दो चीजें हम कर सकते हैं। देखा जाए तो हम बिल्कुल मतलब निशाने पर हैं किसी भी बीमारी के, जो भी पहले आकर के हम पर अटैक करती हैं, अगर हम हमारा वेट मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं अपना तो। और ऐसे में हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला, कि हम इंतजार करें कि हाँ भाई पहले बीमारी हो जाए उसके बाद देखेंगे। या दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि हम पहले से ही प्रोएक्टिव मेजर ले लें, पहले से ही हम सचेत हो जाएं और अपना वेट पहले से ही सही कर लें, ताकि कोई भी बीमारी हमें छू तक ना पाए। तो ये दोनों विचारधाराएं हैं अलग अलग तरह की। कुछ लोगों को लगता है हाँ भाई पहले होने दो बीमारी फिर देखा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप वैसे वैसा नहीं सोचते, क्योंकि अगर बीमारी हो चुकी होगी तो फिर तो उसके बाद रोकथाम का तो कोई चांस नहीं रहेगा। उसके बाद आपको जो भी करना है, आपको इलाज या उपचार करने की बारी आएगी। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को वेट मैनेजमेंट पहले ही कर लें, ताकि आपको वजन से के बढ़ने या घटने की वजह से कोई भी दिक्कत ना आए, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आखिर वजन होता किस चीज का है। हमारे शरीर के अंदर या तो हड्डियों का वजन होता है, या तो मांसपेशियों का वजन होता है, या हमारे शरीर के अंदर पानी होता है या फैट होता है। पानी ब्लड के माध्यम से, इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के माध्यम से, और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं उसके माध्यम से। तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को अगर हम कम कर देंगे तो भी वजन कम हो जाएगा, जो कि हम कर नहीं सकते। ऐसा कर सकते हैं कि हाथ की हड्डी हटा दो, हाथ हटा दो, हाथ हटा दो, वजन कम हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा तो कर नहीं सकते। मसल्स का वजन होता है, तो मसल्स भी हम कम नहीं करना चाहेंगे, वो हमारी मांसपेशियां हैं। हम वाटर भी कम नहीं करना चाहेंगे। तो बचता क्या है? फैट बचता है। अब फैट भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें संतुलन में चाहिए। फैट भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें कम मात्रा में सही चाहिए जरूर। तो वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है एक संतुलन, एक बैलेंस। जिस बैलेंस को आप जितना अच्छा मेंटेन कर पाएंगे उतना ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि रेडियो होता था पहले पुराने जमाने में, कि जहां पर फ्रीक्वेंसी होती थी रेडियो की, मान लीजिए 93.5 एक फ्रीक्वेंसी है, तो 93.6 या 93.7 में जब आप जाएंगे तो खर 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 आवाज आएगी। लेकिन जैसे ही 93.5 में आएंगे तो बिल्कुल साफ साफ आवाज आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 93.2 या 93.1 में जाएंगे, वापस आवाज खराब हो जाएगी। यानी कि अगर आपने जो निर्धारित फ्रीक्वेंसी है उससे कम में अगर आपने ये किया, उसमें आपने रेडियो सुना, तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। और जो निर्धारित फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा में भी अगर आपने सुना, तब भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो ऐसे में आपको बिल्कुल सटीक फ्रीक्वेंसी पर रहने की जरूरत है, बिल्कुल राइट फ्रीक्वेंसी पर रहने की जरूरत है। ठीक उसी तरह से स्टैंडर्ड बॉडी फैट जो है पुरुषों में 15% का होता है और महिलाओं में 20% का होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 15% बॉडी फैट वाले पुरुष कितने हैं? 1% से भी कम। और स्टैंडर्ड बॉडी फैट वाली महिलाएं कितनी हैं? 1% से भी कम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में है उन लोगों का फैट परसेंटेज यूजुअली कम ही होता है इससे। क्योंकि उनको जितना कम फैट होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव वो लगेंगे, इस वजह से वो निरंतर चेष्टा करते हैं कि उनका फैट परसेंटेज इससे कम रहे। और जो लोग मतलब कुछ ज्यादा वर्जिश नहीं करते, ऐसे कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं करते, उनके शरीर में 15% से ज्यादा ही होता है फैट, या 20% से ज्यादा ही होता है फैट महिलाओं के केस में। तो जितना आप इस फैट परसेंटेज से डिविएट करेंगे, अब ये 15% 20% फैट होता कहाँ है? हमारा ब्रेन जो है वो फैट से ही बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर सेल वॉल जो होती है, सेल्स होती है जितनी भी, उसकी वॉल फैट से ही बनी हुई होती है। ताकि अच्छा, बिना फैट के वो सेल डिवीजन होगा ही नहीं हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैट भी हमारे लिए। लेकिन गुड फैट हमें चाहिए, और संतुलित मात्रा में चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो दिक्कत है, और कम हो गया तो भी दिक्कत है। तो ये जितनी ज्यादा हम डिविएट करेंगे इस परसेंटेज से, उतनी ज्यादा हमें दिक्कत होगी। अब समझते हैं कि वेट बढ़ता क्यों है या घटता क्यों है। ये वेट का घटना या बढ़ना 5 कारणों से होता है।
सबसे पहला जीविका का बिगड़ जाना। जिस समय खाना चाहिए उस समय नहीं खाते हैं, जिस समय नहीं खाना चाहिए उस समय खाते हैं, जिस समय सोना चाहिए उस समय नहीं सोते, जिस समय नहीं सोना चाहिए उस समय सोते हैं। ऐसा करने पर एक इम्बैलेंस हो जाता है, एक असंतुलन हो जाता है। और ये जो असंतुलन है वो लंबे समय में एक दिक्कत को जन्म देता है, जिसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है हमारा। जैसे अगर हम रात को देर रात को खाना खाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो है तो छोटी सी, लेकिन ये आपके वजन को कभी भी कम नहीं होने देगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहा करते थे कि अगर आपका पेट सही नहीं है तो आपको तरह तरह के रोग हो सकते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आपका पेट साफ नहीं है तो पेट के डिसऑर्डर के वजह से भी ये होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। जब हम छोटे थे, जब हम 1 साल के थे या जब हम 1 महीने के थे, तब हम जो भी खाते थे हमारा मेटाबॉलिज्म उस समय बहुत मजबूत था। आप देखेंगे 3 से 4 घंटे के अंदर जो भी हम खाते थे वो हजम हो जाता था और शरीर से निकल जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, वैसे वैसे हमारा जो खाने और मतलब लैट्रिन करने का जो अंतराल है वो बढ़ता चला गया। आज के डेट में जो हम सुबह के समय ब्रेकफास्ट खाते हैं वो अगले दिन सुबह हमारे शरीर से निकलता है। यानी कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको आज खाते हैं तो वो अगले के अगले दिन निकलता है, उनको भी पेट की काफी समस्या आती है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक काफी बड़ी समस्या है, जो कि आमतौर पे देखी जा सकती है। आमतौर पे वेट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। क्योंकि जब वेट मैनेजमेंट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा खाना खाना होता है जिससे कि हम वेट को बेहतर तरीके से कम कर सके, खाने को नियंत्रित करके। खाने को नियंत्रित क्यों करते हैं? ताकि मेटाबॉलिज्म हमारी फास्ट हो जाए, मेटाबॉलिज्म हमारी बूस्ट हो जाए। इसके अलावा तीसरा कारण है हार्मोनल रीजंस का। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के रसायन पैदा होते हैं। वो अलग अलग तरह के हार्मोन्स, जिसकी वजह से हम खुश होते हैं, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आती है, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स होते हैं जिस जो अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। तभी हम अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। हम यहाँ तक कि खाने को पचाना, खाने को पचाने से लेकर हम कितने ज्यादा स्टेमिना हमारे अंदर रहेगा, कितना ज्यादा मेहनत हम कर पाएंगे, इत्यादि इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हॉर्मोन्स का उथल पुथल हो जाना, इसकी वजह से भी आपके शरीर के अंदर बहुत सारे वजन के बढ़ने या घटने से रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन अगर बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया है तो वो आपका वजन बढ़ा भी सकता है और वो आपका वजन घटा भी सकता है। आपने देखा होगा काफी सारी महिलाओं को थायराइड की वजह से वजन या तो बढ़ जाता है या तो वजन घट जाता है। तो ये हार्मोनल रीजन भी रिस्पॉन्सिबल है आपका वजन बढ़ने के लिए या आपका वजन घटने के लिए। हेरिडिटी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है वजन बढ़ने या घटने में। अगर किसी के माता पिता या किसी के दादाजी नाना जी या किसी के नानी जी या दादी जी, अगर ये सारे लोगों में या उनके उसके ऊपर भी अगर कोई परदादा परनाना या परदादी परनानी, इनमें से कोई अगर ज्यादा वजनदार रहे या ज्यादा हेरिडिटी में उनके वजन रहे, उनका शरीर बल्कि रहे, तो उनके शरीर के अंदर भी वो प्रबलता होती है कि उनका भी वजन आने वाले समय में बढ़ जाएगा। तो ये एक हेरिडिटी भी एक कारण हो सकती है वजन बढ़ने या घटने का। पांचवा कारण है स्ट्रेस। जब मान लीजिए अगर कोई मतलब दो दो लोग हैं, एक राम कुमार एक श्याम कुमार। राम कुमार की जो पत्नी है राम कुमारी, जब राम कुमार इनकम लेकर आता है घर में, तो राम कुमार लगातार इनकम लेकर आता है, हम डेली बेसिस पे 500 रुपये लेकर आता है घर पे। तो राम कुमारी जो है, राम कुमार की जो वाइफ है, वो बिल्कुल ज्यादा सेविंग करने के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। क्यों? उसे पता है, उसे वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर है कि 500 रुपये तो लेकर आता ही है, ये 500 रुपये लेकर आएगा ही आएगा। तो वो क्या करती है, उस हिसाब से अपने घर को नियंत्रित करती है और 500 रुपये को इस्तेमाल करती है अपने घर को चलाने में। लेकिन श्याम कुमार की पत्नी क्या करती है, श्याम कुमार कभी 100 रुपये लेकर आता है, तो कभी 2000 ले आता है, तो कभी कुछ भी नहीं ला पाता है, तो कभी 10 रुपये लाता है, तो कभी 300 रुपये लाता है, कभी 600 रुपये लाता है, कभी 800 रुपये लाता है। तो श्याम कुमार की जो पत्नी है श्याम कुमारी, वो क्या करती है, वो जब भी श्याम कुमार ज्यादा पैसे लेकर आता है, वैसे वो ज्यादा सेव करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि आज श्याम कुमार ज्यादा पैसे लाया है, क्या पता कल ला पाए या ना ला पाए, तो आज जो लाया है उसको बचा लो ताकि कल के दिन में अगर कम भी लाए तो उसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो श्याम कुमार की पत्नी क्या करेगी, श्याम कुमार की पत्नी उस
वजन को या उस वजन तो खैर क्या, उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करेगी। खर्च कम करेगी, सेव ज्यादा करेगी, खर्च कम करेगी, सेव ज्यादा करेगी। ठीक उसी तरह से जब हमारे शरीर में भी कभी खाना कम जाता है, कभी ज्यादा जाता है, कैलोरी मैनेजमेंट हम करते नहीं, कभी पार्टी में जाते हैं तो पेट भर के खा लेते हैं, या कभी कोई रिच खाना मिलता है तो दबा के खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर को लगता है कि यार आज आ गया है इसके पास कैलोरी, क्या पता कल को आए ना आए, तो जो भी आया है आज के डेट में इसको सेव कर लो। जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट होता है, और एक स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, जो कि कॉर्टिसोल के कारण वजन को या तो बढ़ा देता है या वजन को कम कर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब तनाव में होते हैं तब वो उनको बहुत भूख लगती है। बहुत सारे लोग तनाव में होते हैं तो उनको भूख ही नहीं लगती है। जो कुछ लोग को तनाव में नींद नहीं आती है। नींद भी बहुत जरूरी है, अगर आपको वेट मैनेजमेंट सही तरीके से करना है तो वाटर इनटेक, नींद और अच्छी एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें आपको निरंतर रूप में चाहिए। अभी क्या है कि वेट मैनेजमेंट के तत्कालिक जो तरीके हैं जो मार्केट में है जिससे वेट मैनेजमेंट करते हैं लोग, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो कुछ लोग खाने को कम कर देते हैं या खाने को बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो देखिए, हमारे संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते। कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा करेंगे, अगर कोई चीज भी एक्सट्रीम में करेंगे, तो कोई भी चीज अधिकता में ज्यादा होती है। अगर वो मतलब कोई भी चीज का एक्सेस बहुत ज्यादा होता है, तो आप कभी भी किसी भी तरह का एक्सट्रीम डाइट अगर लेंगे, तो आप हमेशा याद रखिए आपने जितना भी वजन लूज किया है, वो वजन डबल होकर आपके पास आ जाएगा। क्यों डबल होकर क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने शरीर को एक बहुत ही स्ट्रेस के अंदर रखा है, और जैसे ही शरीर नॉर्मल डाइट में जाएगा वो वजन वापस आ जाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग वेट मैनेजमेंट करते हैं खाना कम करके या इस तरह से चीजें करके, तो वो जब खाना दोबारा से शुरू कर देते हैं तो उनका वजन वापस आ जाता है। यही कारण है रिस्ट्रिक्टेड फूड डाइट का, कि अगर वो रिस्ट्रिक्शन में फूड लेते हैं या कुछ खाने में मतलब कंप्लीटली बंद कर देते हैं, कार्ब्स बंद कर देते हैं, या सिर्फ प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो लंबे समय में ये काम नहीं करता। इसके अलावा लो कार्ब्स या नो कार्ब्स डाइट लोग लेते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट भी आपके शरीर को जरूरत है। नहीं तो वो फैट को बर्न करके या कह लीजिए प्रोटीन को बर्न करके भी वो अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कर सकता है, कीटोसिस में चला जाता है। तो हाई प्रोटीन डाइट अगर कोई लेता है और सिर्फ प्रोटीन लेता है तो उसमें भी समस्या है। किसी भी चीज को अगर आप एक्स्ट्रा में कर देंगे, एक्सट्रीम कर देंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ लोग इंटेंसिव फास्टिंग करते हैं, कि लोग मतलब एक्सट्रीम फास्टिंग करते हैं, मतलब लगभग लगभग कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कीटो डाइट करते हैं, कि लो कार्ब और हाई फैट डाइट लेते हैं। तो ये अलग अलग तरह की चीजें हैं जो कि लोग आमतौर पे करते हैं। लेकिन क्या है कि किसका शरीर का गठन कैसा है, किसके शरीर शरीर में क्या सूट करेगा, किसके शरीर को क्या किस तरह से फायदा होगा, ये उसे नहीं पता। तो ये बहुत लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, उनका वजन कम नहीं हो पाता है या उनका वजन नहीं बढ़ पाता है। इसका कारण ये है कि जो हिंदी भाषी व्यक्ति है उससे वो लैटिन में बात कर रहे हैं, और जो कह लीजिए अ, अरबी अरबी व्यक्ति है उससे वो मलेशियन में बात कर रहे हैं, और जो कह लीजिए साउथ अफ्रीका के किसी ट्राइब का व्यक्ति है उससे वो कह लीजिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो मतलब शरीर का गठन अलग है, शरीर की फॉर्मुलेशन अलग है, और वो किसी अलग तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। इस वजह से एक मिसमैच तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से उनका वेट मैनेजमेंट नहीं होता। वेट मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि वजन बढ़ा क्यों है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये 5 कारण है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस कारण की वजह से वजन बढ़ा है, और शरीर का जो नॉर्मल क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, कितने समय से दिक्कत है। ये सारे कुछ सवाल पूछता है जिससे कि उसको अंदाजा होता है कि आपको क्या हुआ है और उसको इलाज किस तरह से करना है। आप जब साड़ी की दुकान में जाते हैं तो वो पूछता है कि बहन जी आपको कौन सी साड़ी चाहिए, या आपका बजट क्या है, आप किस तरह की साड़ी देख रहे हैं। तो वो 2-3 सवाल से उसको पता चल जाता है कि उसको किस तरह की साड़ी दिखानी है। ठीक उसी तरह से आपको भी जब किसी का वेट मैनेजमेंट करना है तो आपको पहले उससे समझना पड़ेगा कि उसको क्या हुआ है, उसका वेट बढ़ा क्यों है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वजन बढ़ा क्यों है, तब तक आप उसको वेट मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा याद रखिए बैलेंस बहुत जरूरी है वेट मैनेजमेंट के दौरान। तो आप जब भी जो भी चीजें करें, बैलेंस
को मेंटेन करने की कोशिश करें। और हर किसी अलग अलग पर्सन का बैलेंस अलग अलग होता है। 20 साल के व्यक्ति का बैलेंस की जरूरत अलग होगी, 60 साल के व्यक्ति के बैलेंस की जरूरत अलग होगी, 40 साल के व्यक्ति के बैलेंस की जरूरत अलग होगी। तो हर किसी का सिस्टम अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। तो एक अच्छा वेट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक अच्छा वेट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसका टेस्ट भी अच्छा हो। क्योंकि अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो लंबे समय में कोई कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए 2-3 दिन करेगा, 4 दिन 5 दिन करेगा, लेकिन टेस्टी नहीं होगा तो वो छोड़ देगा, वो कहेगा कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। और एक अच्छा वेट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो इजी टू फॉलो होना चाहिए। अगर वो इजी टू फॉलो नहीं है तो लोग लंबे समय में उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, लोग उनको मतलब उनको डिफिकल्ट लगेगा, वो 4-6 दिन बाद 10 दिन बाद छोड़ देंगे। तो उनका वेट मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग इसी वजह से आप देखेंगे वेट मैनेजमेंट के सिस्टम को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कर नहीं पाते, बहुत एक्सट्रीम चीजें उनसे करवाई जाती हैं। इसके अलावा एक ऐसी वेट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि एनर्जी को बढ़ाए ना कि कम करे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लोग वो बिफोर और आफ्टर की फोटो लेकर चलते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि वजन कम तो हो गया, लेकिन वजन के साथ साथ स्टेमिना भी कम हो गया। बहुत सारे लोगों को स्टेमिना भी कम हो जाता है। मतलब अगर कुछ अजब तरीके से अगर वो लोग वेट कम कर लेते हैं तो कहते हैं चूसे हुए आम की गुठली जैसे हो जाते हैं वो, उनका चेहरा भी थोड़ा सा डल सा हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन एक अच्छा वेट मैनेजमेंट सिस्टम वही है जिससे एनर्जी बढ़े, कम ना हो। इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो जिसका। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट जब तक यूज कर रहे हैं तब तक वजन कम रहे और प्रोडक्ट को छोड़ने के बाद वजन दोबारा से वापस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे वेट वेट मैनेजमेंट सिस्टम की ये 4 पहचान है। ये चारों चीजें अच्छे वेट मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ कि यूरोपियन फैट और एशियन फैट में क्या अंतर है। अगर कोई इंडियन व्यक्ति है तो उसका शरीर जो है ओ शेप में बनता है, लेकिन अगर कोई ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है या यूरोपियन है तो उसका जो शेप है बॉडी का वो एच शेप में बढ़ता है। यानी कि जब कोई भी वो खाना खाते हैं तो उनका जो फैट का स्टोरेज है वो यहाँ भी उतना ही होता है, यहाँ भी उतना ही होता है, बीच में भी उतना ही होता है, पेट में भी उतना ही होता है, थाई में भी उतना ही होता है और पैर में भी उतना ही होता है। लेकिन इंडियन फैट जो है या एशियन फैट जो है वो क्या होता है कि पेट इतना बड़ा हो जाता है, पेट इतना बड़ा पेट हो जाता है, लेकिन बाकी का शरीर जो है पेट के मुकाबले पतला रहता है। अगर कोई 80 किलोग्राम का इंडियन व्यक्ति हो, वो 120 किलोग्राम के यूरोपियन से अगर रेस लड़ाए, तो आप देखेंगे यूरोपियन 120 केजी का होने के बाद भी वो फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि वो लंबे चौड़े होते हैं, उनका शरीर जो है फैट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वैसे बीएमआई का कैलकुलेटर भी आता है, आप बीएमआई के कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीएमआई के कैलकुलेटर से आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना वजन है और किसका कितना वजन होना चाहिए। इसमें आप हाइट डालेंगे, इसमें आप वेट डालेंगे और वजन डालेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए लाल, हरा और नीला है। तो अगर हरा है तो ठीक है और नीला है तो कम है और लाल है तो ज्यादा है, या लाल से भी ज्यादा ज्यादा कभी होता है। तो ये बीएमआई का कैलकुलेटर है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वजन कितना होना चाहिए, वजन कितना है और वजन कितना कम करने की जरूरत है या कितना बढ़ाने की जरूरत है, आपको बीएमआई कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। अब हम समझते हैं कि हमारे बॉडी में फैट के क्या फंक्शन होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फैट करता क्या है। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मसल को बनाने के लिए, ब्लड को बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम, हॉर्मोन्स, हमारे सारे के सारे सिस्टम का गठन जो है वो समझ लीजिए प्रोटीन से ही होता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। 1 केजी अगर हमको फैट लूज करना है तो 7,700 कैलोरीज हमें लूज करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये 7,700 कैलोरीज जब हम लूज करते हैं तो इसके साथ शरीर में अंदर ही अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई 100 केजी का है, उसे 70 केजी का बनना है, तो ये जो 30 केजी कम होगा वो अंदरूनी तौर पे चेंजेस आएंगे तभी ना होगा। तो ये अंदरूनी तौर पे जब चेंजेस आते हैं तब शरीर को एक अच्छी खुराक की जरूरत पड़ती है ताकि वो उसको सपोर्ट कर पाए। इसके अलावा वो सपोर्ट भी प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है।
प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम्स को बनाता है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे रिप्रोडक्शन यानी कि हमारे प्रजनन या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, हमारे हॉर्मोन्स को बनाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है। अगर किसी को कहीं चोट लग गई है तो वहाँ ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। प्रोटीन हमारे हॉर्मोन्स को बनाता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है, जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है, सेल टिश्यू और ऑर्गन के बीच में आपसी तालमेल को बढ़िया रखता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों को बनाता है, ये कैरेटिन को बनाता है, कोलेजन को बनाता है। कैरेटिन हमारे बालों में होते हैं कैरेटिनॉइड्स, जिसकी वजह से हमारे बालों का रंग या तो भूरा या तो काला या तो ग्रे होता है। इसके अलावा कोलेजन और इलास्टिन, कोलेजन जो है वो हमारे बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इलास्टिन हमारे खिंचाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स के आप देखेंगे छोटे बच्चे की स्किन कैसी रहती है, आप उसको दबाएंगे तो वो वापस बाहर आ जाएगा एकदम तुरंत। या अगर आप खींचते हैं स्किन को, स्किन खींचते हैं तो खींचने के बाद वापस वापस वो वैसी हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी की इलास्टिन कमजोर हो गई है, शरीर के अंदर इलास्टिन प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसको झुर्रियां आ जाएंगी। झुर्रियां यहाँ पर झुर्रियां आएंगी, सबसे पहले यहाँ झुर्रियां आनी शुरू होती है आंखों के आसपास और मुंह के यहाँ, मुंह के पास में। तो यहाँ से आपका इलास्टिन शरीर में कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये होता है। और कोलेजन के कम होने से बाउंस कम हो जाता है। आप देखेंगे कि अगर कोई वृद्ध पर्सन है 80 90 या 95 साल के, उनके शरीर के अंदर वो लचीलापन या वो बाउंस या वो फ्लेक्स नहीं होता, उनके अंदर वो इलास्टिन और कोलेजन का फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है। तो कोलेजन इलास्टिन को फॉर्म करने में प्रोटीन हमारी मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में मदद करता है, जैसे कि हमारे लिगामेंट्स हो गए, हमारे और टेंडन्स हो गए, मसल्स हो गए। स्किन को बनाने में मदद करता है, हेयर, हमारे नाखून, हमारी हड्डियां, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारी की सारी चीजें प्रोटीन के अभाव में नहीं बन सकती है। प्रोटीन अच्छा चाहिए तभी जाके ये सारी चीजें बनेगी। अगर किसी को किसी भी तरह की चोट लगी है तो उस चोट की पूरी तरह से रिपेयरिंग भी तभी हो सकती है जब सही तरीके का प्रोटीन उनको मिल मिल जाए और शरीर उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाए सही तरीके से। इसके अलावा ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसका वो एसिड है या एल्कलाइन है। बेसिकली एसिडिक की तरह हमारा शरीर आजकल होने लगा है, लेकिन उसको थोड़ा सा एल्कलाइन की तरफ रहना चाहिए। तो हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करने में भी प्रोटीन की बहुत अहम भूमिका होती है। इसके अलावा थायराइड को शरीर के अंदर नियंत्रित करने में भी प्रोटीन की बहुत अहम भूमिका है। हेमोग्लोबिन को रेगुलेट करने में, हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने में। इसके अलावा हमारा ब्लड जो है किसी किसी का बहुत मोटा हो जाता है, किसी किसी का स्टेमिना डिक्रीज हो जाता है ब्लड के थिक होने की वजह से, जो इसमें यहाँ पर भी प्रोटीन की अहम भूमिका है। अब अगर कोई वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं या कोई अगर कह लीजिए प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो खून है वो रेगुलर बेसिस पे मोटा होने लगता है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेंथ तो आता है लेकिन स्टेमिना कम हो जाता है। मान लीजिए अगर उन्हें तीन तीन सेट करने हैं किसी एक्सरसाइज के, तो वो 2 सेट के बाद ही थक जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर इस्तेमाल करें तो आप 3 सेट के और 4 सेट भी कर सकते हैं। तो ये ब्लड को मोटा भी बनाता है अगर आप आमतौर पे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि वे प्रोटीन है या एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। तो वे प्रोटीन ब्लड को थिक कर देता है, स्टेमिना को डिक्रीज करता है। वे प्रोटीन को 8 से 9 घंटे लग जाते हैं हमारे शरीर में पूरी तरह से अब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन सोय प्रोटीन की अगर हम बात करें या प्लांट प्रोटीन की बात करें तो वो 4 से 6 घंटे में शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। इस वजह से आपको प्रोटीन जब भी पीना चाहिए, आपको अमूमन सुबह पीना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन को एब्जॉर्ब होने में हमारे शरीर में कुछ समय लगता है। तो अगर आप प्रोटीन लेना भी चाहें तो आप 6 से 7 बजे के समय ले सकते हैं, अगर आप शाम को लेना चाहें तो। और अगर आपको सुबह लेना है तो आप ब्रेकफास्ट के समय प्रोटीन को ले लीजिए। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो ब्रेकफास्ट लेने के आधे 1 घंटे बाद आप कुछ और भी खा सकते हैं। और अगर आपको वजन कम करना है तो आप प्रोटीन लेने के बाद उसके बाद कुछ भी मत खाइए। ओके, चलिए उसके बारे में तो अभी आगे बात करेंगे। ओके, प्रोटीन जो है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, एंटीबॉडीज और डब्ल्यूबीसीज बना के, यानी कि हमारे जो प्रतिरोधक तंत्र है, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी बिना प्रोटीन के नहीं चल सकता। अगर सही मात्रा में सही क्वालिटी का प्रोटीन उन्हें शरीर को मिलता है तो वहां पर ये फायदा भी हो सकता है। इसके अलावा
ऐसे सब्सटेंसेस को कैरी करने में मदद करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, विटामिन, मिनरल, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल। इन इन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में प्रोटीन की अहम भूमिका है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट तो कर ही सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग जानेंगे किस तरह से। स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, मसल मास को बढ़ाता है। जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसका मसल बढ़ाने का और फैट को कम करने का और मसल बढ़ाने का उसका उद्देश्य होता है। तो मसल बढ़ाने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में और वेल बींग को प्रमोट करने में प्रोटीन की अहम भूमिका है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके फैट को बर्न करने में भी ये बहुत सहायक है। अब जैन प्रो प्रोटीन में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर फंक्शन करते हैं, ये जानते हैं। फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड्स प्लांट शुगर है, जो कि प्रीबायोटिक का काम करते हैं। शरीर के अंदर अच्छे कीटाणुओं की तादाद बढ़ाते हैं ताकि हाजमा अच्छी तरह से हो सके। मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये वेट लॉस को प्रमोट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और स्किन को हेल्दी रखता है। ये वेट को कैसे बूस्ट करता है? शरीर के अंदर जब किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता जल्दी से। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो उसको फैट में कन्वर्जन रोकता है। तो जो ऑलरेडी फैट हमारे पास शरीर के अंदर जमा हुआ है, उसको तो हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके या थोड़ी बहुत वर्जिश करके या थोड़ा बहुत योगा करके, प्राणायाम करके उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से जमा हुआ फैट है उसको इस तरह से कम कर सकते हैं। लेकिन नया फैट बनने नहीं देता। मैंगोस्टीन होने की वजह से नया फैट बनने नहीं देता। अश्वगंधा होने की वजह से स्टैमिना बढ़ता है। आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं या ज्यादा रेपिटेशन कर पाते हैं, ज्यादा स्टैमिना आपका बढ़ पाता है। यहाँ पर इसके अलावा ब्रेन फंक्शंस इसमें इंप्रूव हो सकते हैं, नींद अच्छी हो सकती है। शतावरी बहुत अच्छी है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। हार्मोनल बैलेंसर का काम करती है, खास करके महिलाओं के अंदर। लिकोरीज बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। एलोवेरा हजम क्षमता को बढ़ाता है, डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट करता है। न्यूट्रिशन बहुत हाई है, थेरेपेटिक वैल्यू बहुत हाई है। विटामिन सी के भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं बॉडी में। ये ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, एसिडिटी रेगुलेटर का काम करता है और मिनरल कैरियर का भी काम करता है। किसी भी मिनरल को सिर्फ ले लेना काफी नहीं है, उस मिनरल को सही जगह तक पहुंचाना काफी है। तो उस मिनरल को सही जगह तक पहुंचाने के लिए उसको वाइटामिन के रूप में कैरियर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम अगर स्टेशन पे जाएं, किसी रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पर हमें कूली मिलते हैं जो हमारा सामान गाड़ी से उठा करके हमारी बॉगी तक रखने में मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से विटामिन भी मिनरल्स को कैरी करके जहाँ पे मेटाबॉलिज्म से उठाकर उसको जहाँ जरूरत है उसकी, वहां पहुंचाने में मदद करते हैं। तो हमारी आंखों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, हड्डियों के लिए, हमारे प्रजनन तंत्र के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। इसके अलावा विटामिन बी की पूरी की पूरी श्रृंखला है इसमें। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, जो कि ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, हॉर्मोन्स के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। सोडियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अच्छा है। फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए अच्छा है। मैग्नीशियम एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, बोन की हेल्थ और इम्यूनिटी को बेहतर करता है। क्लोरीन बैक्टीरिया और वायरस को हमारे शरीर के अंदर फटकने नहीं देता जल्दी से। कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पोटेशियम एनर्जी को एंजाइम्स प्रोडक्शन में और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में बेहतरी करता है। न्यूरो ट्रांसमिशन में बेहतर करता है, बोन डीके नहीं होने देता है, किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है। जिंक मेटाबॉलिक मतलब हमारे हाजमे के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है और प्रजनन तंत्र के लिए भी अच्छा है। सो इज द केस विद आयरन, आपके हेयर के लिए अच्छा है आयरन। आपके ग्रोथ को मेंटेन करता है, हेमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। मैंगनीज आपके कनेक्टिव टिश्यू, हड्डियों को और सेक्सुअल हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। कॉपर आपके लिए बहुत जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, जिस कोलेजन के बारे में मैंने बाउंस के लिए आपको बताया। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और हार्मोनल इरेगुलरिटी से लड़ने के लिए। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक यानी कि खाने से पहले वाले अच्छे कीटाणु, और प्रोबायोटिक यानी कि खाने के बाद जो हमें शरीर के अंदर अच्छे कीटाणुओं की जरूरत पड़ती है। ये कीटाणु खाने को अच्छी तरह से हजम करते हैं और शरीर के बाहर वेस्ट मटेरियल को निकालने में भी शरीर की मदद करते हैं। तो ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी हमारे जैनप्रो के अंदर होते हैं, जो कि हमारे शरीर को रेगुलेट करने में, हमारे सिस्टम को बेहतर करने में मदद करते हैं। डाइटरी फाइबर होता है, फाइबर जो है वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का खाना है। अगर फाइबर सही मात्रा में जाएगा तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और जितनी अच्छी तादाद में हमारे शरीर के अंदर अच्छे कीटाणु रहेंगे, उतने ही बुरे कीटाणु को वो हावी नहीं होने देंगे।
तो डाइटरी फाइबर मदद करते हैं हाजमे में। आप जब किसी भी तरह का सलाद खाते हैं, किसी भी तरह का फल खाते हैं, उसमें भी डाइटरी फाइबर होता है। कार्बोहाइड्रेट भी कम मात्रा में ही सही, लेकिन हमें अच्छी कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए जो कि हमारे सिस्टम को फ्यूल करती है, ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, नर्वस सिस्टम को सही तरीके से मेंटेन करने में मदद करती है। फैट भी हमें चाहिए क्योंकि कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल चीजें होती है, जैसे विटामिन ए, डी, ई। ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट को सही जगह से कैरी करने में, फैट को बर्न करने के लिए हमें विटामिन ए, डी और की ई जो है चाहिए। तभी हम फैट को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो हमारे ब्रेन के लिए, स्किन के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, आंखों के लिए ये विटामिन ए, डी और ई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वेट लॉस की रिजीम क्या है, हमें करना क्या पड़ेगा? हमें 5 to 6 मील प्लान करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2000 किलो कैलोरी का खाना खा रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आप 1800 या 1700 या 1600 कैलोरी खाना खाएं। और 1600 कैलोरी जो खा रहे हैं वो 5 बार में खाएं। 200 200 200 करके आप जो टोटल खाना 3 बार में खा रहे थे, टोटल खाना 2 बार में खा रहे थे, अब वही खाना खाना है, लेकिन उसको विभाजित कर देना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है। थोड़ा सा खाना है सुबह, फिर 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाना है, फिर 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाना है। इसका कारण ये है कि ये जो हमारा पेट है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये खाना पचाने की फैक्ट्री है। अब खाना पचाने की फैक्ट्री मान लीजिए अगर 200 कैलोरी पचा सकती है, और अगर हम उसको 2500 कैलोरी दे दें या 3000 कैलोरी दे दें, तो उसके ऊपर तो बर्डन हो जाएगा ना, उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। तो जब फैक्ट्री के ऊपर आप कम प्रेशर डालेंगे तो वो अपना काम सही तरीके से कर पाएगी। अगर आपके पास, सोचिए कि आप अकेली नन्ही सी जान, आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम आ जाए, तो हो सकता है कि आप वो सारा काम कर ना पाए सही तरीके से। और ये भी हो सकता है कि वो काम करते हुए बहुत सारी गलतियां हों और वो काम पेंडिंग हो जाए, ये भी हो सकता है। आप यही समझ लीजिए कि शरीर के साथ भी यही होता है कि आप जब खाना खाने के बाद मिठाई खा लेते हैं, खाना खाने के बाद डेजर्ट खा लेते हैं, तो सिर्फ डेजर्ट में ही 1200 कैलोरी होती है, 600 कैलोरी होती है, क्योंकि वो कम चीज में ही बहुत ज्यादा मीठा है। तो जब वो मिठास शरीर के अंदर जाती है, तो शरीर का फैट जो है, फैट की परिमात्रा को बहुत स्पीड में बढ़ाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे भाग में खाना खाना है। थोड़ा हर तो 2-2.5 घंटे, हर 2-2.5 घंटे में कुछ थोड़ा बहुत खा लेना है। और कुछ ऐसा खाना है जो मतलब पैक ना किया हुआ हो या पका हुआ ना हो, क्योंकि जब आंच में लगा हुआ खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो एसिड बनाता है और फिर वो प्रक्रिया चलती जाती है। तो आप जितना ताज़ा खाना खाएंगे, आप जितना रॉ खाना खाएंगे, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप जितना अर्ली उठें और जितना जल्दी जल्दी सो जाए, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये इसलिए क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के रेस्ट करने का एक टाइम होता है। हमारे मतलब 2 घंटे सबसे पहले हार्ट को रेस्ट मिलती है, उसके बाद लिवर को रेस्ट मिलती है, फिर किडनी को रेस्ट मिलती है। तो आप अगर जल्दी सो जाते हैं तो आपको ऑर्गन्स को ज़्यादा अच्छी तरह से रेस्ट मिल पाएगी, आपके हार्मोनल बैलेंसेस ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। एक बचपन में एक पोयम भी थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप देखिए, हेल्दी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। तो आप जितनी जल्दी सो जाएंगे और जितनी जल्दी उठ जाएंगे, ये आपके सेहत के लिए उतना अच्छा होगा, खास करके वेट को मैनेज करने के दौरान। इसके अलावा आप मील्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लीजिए। आप सुबह ज्यादा खाना खाइए, दिन में उससे कम, शाम को उससे कम और रात को उससे भी कम। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि सुबह का खाना बिल्कुल राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर का खाना मजदूर की तरह खाना चाहिए और रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए। तो ये अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, पानी पीने में, और डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करते हैं अगर हम खाना खाने में, तो इससे हमारे पेट के ऊपर दबाव कम पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा शरीर थकता है, वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र भी थक जाता है। तो सुबह का उठा हुआ शरीर जब रात को जब इतना सारा खाना खा लेता है, तो शरीर पहले से थका हुआ है, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है, थकता क्या सिर्फ आपका पैर है? थकता सिर्फ हाथ है? थकता सिर्फ दिमाग है? पेट नहीं थक सकता? पेट भी तो आपके शरीर का ही हिस्सा है, पेट भी थक सकता है, हाजमा भी थक सकता है। तो दिन भर में उसने, आपने जो भी दिया है उसने खाया है। अगर आपको रात को, अगर आप ज्यादा खाना उसको दे देंगे, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से पचा नहीं पाएगा और वो बैकलॉग हो जाएगा, जैसे पेंडिंग काम हो जाता है। ठीक उसी तरह से वो भी सारे खाने को पचा नहीं पाएगा। और अगर खाना पचेगा नहीं, तो वहां सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस भी पैदा होगी। बहुत सारे लोगों को गैस पास होती है, बहुत सारे लोग फाट करते हैं। तो उसका भी यही कारण है कि वो लोग रात को बहुत हैवी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत उनको आती है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट आपके सुबह का जो खाना है, वो आपके पूरे दिन का सबसे सबसे महत्वपूर्ण खाना है। इस वजह से आप उसको अवॉइड मत करिए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं
कि भाई हम पहले सबको तैयार कर देंगे, पहले पूजा कर देंगे, पहले नहाएंगे और उसके बाद जाके खाना खाएंगे। तो ऐसा मत करिए। ऐसा अगर आप करती हैं और आप लंबे समय तक भूखी रहेंगी, तो आपने रात को खाना खाया था, वो रात के खाने को पचाने के लिए शरीर के अंदर एसिड पैदा हुआ था, और वो एसिड आपके शरीर में सुबह 10 या 11 बजे तक सक्रिय रहता है, जब तक आप अगली बार खाना नहीं खा लेते। तो आपको सुबह उठने के बाद और जल्दी कुछ खाना खा लेना है, यानी कि उठने और खाने के बीच में लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। आपको फाइबर रिच खाना खाना है, फ्रूट्स खाना है, सैलेड खाना है, स्प्राउट्स खाना है। इस तरह की चीजें जब आप खाते हैं तो आपके शरीर को अच्छा अच्छा, फलों में तो ज्यादा फैट होता नहीं, फैट ही नहीं होता, इनफैक्ट ज्यादातर फलों में फैट नहीं होता। फिर आपके ज्यादातर सलाद में भी फैट नहीं होता। तो जब आप सलाद खाते हैं तो आपके शरीर को कार्ब्स मिलते हैं, आपके शरीर को फाइबर मिलता है, आपके शरीर को वाटर मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है, लेकिन आपके शरीर को फैट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, वैसे वैसे आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। तो आपको फाइबर ज्यादा खाने की जरूरत है, फ्रूट सैलेड और स्प्राउट्स के माध्यम में। आपको क्या करना होगा कि आपको वेट अगर आपको कम करना है तो आपको ब्रेकफास्ट के समय में सलाद खाना होगा अच्छी तरह खासी मात्रा में, या फल भी खा सकते हैं। और आपको लंच में भी आपको सलाद या फ्रूट्स खाना पड़ेगा, या आप स्प्राउट भी खा सकते हैं। तो आपको इसको संतुलित मात्रा में ब्रेकफास्ट और लंच में अच्छी खासी तादाद में खाना है। अगर आप 100 रुपए का खाना खा रहे हैं तो 50 से 60 रुपए फल फल और सलाद ही होने चाहिए, यानी कि आप 50% से ज्यादा फ्रूट्स एंड सैलेड से ही आपको पेट भरना है। ठीक है। इसके अलावा ट्राई टू ईट इट एज रॉ एंड फ्रेश एज पॉसिबल। जितना रॉ और जितना फ्रेश खाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। आप डिनर को, यानी कि रात के खाने को जितना जल्दी कर लेंगे, हालांकि इंग्लिश में तो सपर कहते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी खा लेंगे उतना बेहतर रहेगा। इसके अलावा वाटर, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, कोशिश करिए कि 1 से 1.5 घंटे बाद पिया जाए। इसके अलावा ईटिंग ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं, आप क्या क्या खा सकते हैं। आप चिड़वा खा सकते हैं, जिसको पाज राइस कहते हैं। उपमा खा सकते हैं, पोहा, इडली, कॉर्न, रागी, नट्स, ओट्स, इस तरह की चीजें आप कुछ खा सकते हैं। दलिया खा सकते हैं, जो हल्का हो आपके शरीर को पचाना, बहुत ज्यादा भारी ना हो। इसके अलावा आप जितना ज्यादा च्यू करेंगे swallow करने से पहले, उतना अच्छा रहेगा। आप जब कुछ भी खाते हैं तो उसको जितना मेहनत यहाँ हो जाएगी, उतना मेहनत पेट को कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर खाने को तोड़ दीजिए अच्छी तरह से चबा चबा के, ताकि पेट में ज्यादा जहमत ना उठानी पड़े उसको, और सही तरीके से जो खाना है वो एसिमुलेट हो पाए। इसके अलावा खाना खाते समय कोशिश करिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपको छेड़छाड़ ना हो। आप खाना खाते समय, लोग टीवी देख के खाना खाते हैं, तो इसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है और वेट कम होता ही नहीं। ये हमारे प्रोटीन की कुछ रेसिपीज है। हमारे अभी 9 अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद है। आपको अगर वजन बढ़ाना है तो बनाना फ्लेवर ज्यादा उपयुक्त है। अगर आपको टेस्ट रेगुलेट करना है तो आप लेमन प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट का प्रोटीन जो है, उसमें प्रोटीन की परिमात्रा बहुत कम है, तो खास करके वो बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आप अपना वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप चॉकलेट प्रोटीन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि चॉकलेट प्रोटीन में प्रोटीन की परिमात्रा कम होने की वजह से उससे आप उतना इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप मिक्स बेरी का प्रयोग कर सकते हैं। मिक्स बेरी, या जो हमारे बटर स्कॉच, बटर स्कॉच तो खैर सिर्फ टेस्ट के लिए है, और आपके वेनिला फ्लेवर टेस्ट के लिए है, लेकिन बाकी जितने भी फ्लेवर्स हैं उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, कोई ना कोई बायोफ्लेवोनॉइड्स उस फल के उसमें मौजूद है। अब ये सारी अलग अलग रेसिपीज हैं जो कि हम अपने प्रोटीन के माध्यम से बना सकते हैं। हम प्रोटीन ओवरनाइट ओट्स बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, योगर्ट डिलाइट बना सकते हैं, प्रोटीन की आइसक्रीम बना सकते हैं। हम अलग अलग, हमारे जितने भी 9 प्रोटीन्स हैं उनसे ये सारी रेसिपीज बना सकते हैं, ताकि हमारा जो वेट मैनेजमेंट की जर्नी है वो इंटरेस्टिंग हो। हम डेली नए नए तरीके का खाना बनाएं, और डेली नए नए तरीके के खाना बना के हम लोग अपने आप को बेहतर से बेहतर टेस्ट वाला खाना खाएं, ताकि हमें अपना वेट मैनेजमेंट की प्रक्रिया बोरिंग बिल्कुल ना लगे। हम प्रोटीन पंचेस बना सकते हैं, मूस बना सकते हैं, प्रोटीन पुडिंग, बटर प्रोटीन बार बना सकते हैं, पीनट बटर प्रोटीन बार बना सकते हैं, प्रोटीन बनाना ब्रेड बना सकते हैं, प्रोटीन पैनकेक्स, ब्लूबेरी चिया प्रोटीन हलवा बना सकते हैं, प्रोटीन शेक बना सकते हैं, अलग अलग तरह के स्क्वाशेस बना सकते हैं, कॉफी प्रोटीन शेक बना सकते हैं, ब्लूबेरी प्रोटीन शेक बना सकते हैं, पोमोग्रेनेट चिया सीड प्रोटीन शेक, इसके अलावा प्रोटीन सलाद जुगलबंदी बना सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग तरह के सलाद को ऐड करके बटर प्रोटीन पंच बना सकते हैं, पीनट बटर प्रोटीन पंच, एप्पल प्रोटीन शेक, स्ट्रॉबेरी प्रोटीन शेक,
प्रोटीन जलजीरा प्रोटीन शिकंजी, लेमन प्रोटीन शरबत, हनी चिया प्रोटीन शेक, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको वेट कम करना है तो आपको किस तरह से प्रोटीन का सेवन करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप रेनेटस नोवा का भी सेवन कर सकते हैं और आप साथ ही साथ जैन प्रो का भी सेवन कर सकते हैं। जैन प्रो आपको किस तरीके से लेना है, अगर आपको वजन कम करना है तो आप सबसे पहले जैन प्रो ले लीजिए। और जैन प्रो लेने के बाद भी अगर आपको कुछ खाना खाने की भूख भूख लगे तो आप कोई सलाद या फ्रूट्स खा सकते हैं, या थोड़ा बहुत सलाद या फ्रूट आप सैन प्रो लेने के 1 घंटे बाद आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वजन को बढ़ाना है तो आप जैन प्रो लेने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। यानी कि आपको आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें आपको कोशिश करनी है कि आपको हाई फैट, जैसे आपको केला खाना है, आपको इसके अलावा बाकी के जितने गुड फैट हैं जैसे घी हो गया या इस तरह की चीजें हो गई वो आपको ज्यादा तादाद में खाना है। लेकिन आपका शरीर के अंदर मांसपेशियां तब बनेगी क्योंकि आप फैट तो बनाना नहीं चाहते। मांसपेशियां बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम मसल की एक्सरसाइज करते हैं तभी मसल ग्रो करती है। और अगर हम कुछ भी नहीं करते तो फैट ग्रो करता है। ठीक उसी तरह से कि अगर खेत के साथ कुछ भी नहीं करते तो उसमें खरपतवार उगना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं तभी फसल उग पाएगी। तो अगर आपको कुछ पॉजिटिव उगाना है तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और अगर बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनका वजन बढ़ने के बाद घटने के बाद दोबारा बढ़ जाता है। तो ऐसा आप अगर नहीं होने देना चाहते तो आप कुछ मॉडरेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे कोई फोन कॉल आता है तो मैं फोन कॉल में चलते चलते बात करता हूँ, और चलते चलते बात करके आप देखिए कि डेली बेसिस पे ये इस तरह से मैं अपने सर्कल्स को क्लोज कर देता हूँ। डेली बेसिस पे मैं कभी कम या कभी ज्यादा इस तरीके से पैदल चलता हूँ। ये मेरे मोबाइल ऐप है जिसमें मैं कितना पैदल चला वो दिखाता है। तो ये सारी चीजें फोन में पैदल चलते समय बात बात हो जाती है, तो बात भी हो जाती है और फोन में चलना भी मतलब फोन में बात भी हो जाती है और चलना भी हो जाता है। साथ ही साथ अगर कहीं सीढ़ी मिलती है तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मैं सीढ़ी से चढ़ के चला जाता हूँ। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें अगर आप करेंगे तो आप अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे तो आपके शरीर को दिक्कत नहीं आएगी और आपका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप पानी अच्छी खासी मात्रा में पिए, क्योंकि आप पानी अच्छी खासी मात्रा में पिएंगे तभी आपके शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन हो पाएगी। आपके जैन प्रो शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करने में, नोवा आपके शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपको नींद भी अच्छी चाहिए, क्योंकि जिस दौरान आप सो रहे होते हैं उसी समय पे आपके शरीर का फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आपको अगर नींद अच्छी नहीं मिलेगी तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो आप रात को भी ले सकते हैं जैन प्रो। आप शाम को 6 या 7 बजे आप जैन प्रो 2 स्कूप ले सकते हैं, और आप सुबह भी 1 से 2 स्कूप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका वजन कितना ज्यादा है। आप कितनी मॉडरेट है, कितनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, अगर कम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो और अगर आप कम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको लंबा समय लगेगा आपको वजन को कम करने में या वजन को बढ़ाने में।